अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई चुभते हुए सवालात भी किए, जिन पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली तौर पर बात की जाएगी। वैसे अगर मैं आज के मौजूदा सियासी हालात की बात करूं तो मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब का वो शेर याद आता है। कहते हैं कि साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक। लेकिन ये जो सफर, इसमें उर्दू का सफर है, आजकल अंग्रेजी का सफर बना हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो सफर है, इसको ये दोनों जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, मिलकर वाकई उर्दू वाले सफर पर ले आएंगी और अपने दरमियान जो पैदा हो चुके हैं इख्तलाफात, उनको हल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। एक और बहुत ही अहम खबर है जिस पर बात करनी है हमें प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, और वो ये है कि गजा में जारी जंग के हवाले से इस्राएली फौज के तर्जुमान ये कहते हैं कि हमास एक नजरिया है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। देखा जाए तो एक तरह से अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, जिस पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। बिला ताखीर शामिल करते हैं सलीम बुखारी साहब हमारे साथ। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप देखें, ये आज की जो कार्रवाई रही, काजी फायज ईसा साहब ने कई सवालात भी सामने रखे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि काजी फायज ईसा साहब का जो यानी टेन्योर है एज चीफ जस्टिस, बहुत सारे अहम फैसले उन्होंने पहले भी किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उनके पहले भी हमारे सामने आए हैं, और मेरे ख्याल से बाकी टेन्योर में भी वो कुछ ऐसे फैसले कर जाने वाले हैं और कुछ ऐसे रिमार्क्स उनके याद रखे जाएंगे। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे इंडिपेंडेंट जज अगर हो तो फिर वो बग़ैर लगी लिपटी के सीधी सीधी बात कर देते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने इस प्रोसीडिंग के हवाले से जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने किया है। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से जो आर्डिनेंस लाया गया है उसके ऊपर काजी साहब को शदीद एतराज़ात हैं और मेरे ख्याल से होने भी चाहिए। जब पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट की मंजूरी दी, पास हो गया, वो हिस्सा बन गया कानून का, तो फिर उसके बाद मज़ीद किसी ऑर्डिनेंस के लाने का कोई जवाज़ रहता नहीं है। हमने देखा हमारी तारीख़ में ये ऑर्डिनेंस लाने की रवायत जो है ये पहली नहीं है। हमने तो माजी में ये देखा कि सिर्फ फौजी डिक्टेटर जो होते थे, चूँकि उनके पास पीपल्स मैंडेट कोई होता नहीं था, लिहाजा वो अपना अमूर सल्तनत चलाने के लिए हमेशा ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेते थे, क्योंकि आइन मुअत्तर होता था और पार्लियामेंट होती नहीं थी। लेकिन ये बिद्दत जो है ये हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने शुरू की है। ना इसमें पीपल्स पार्टी एक्सेप्शन है, ना इसमें नून लीग एक्सेप्शन है, ना इसमें पीटीआई एक्सेप्शन है। सभी ने अपनी मर्ज़ी का कानून नाफिज करने के लिए ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया है और ऐसा ही होता चला आ रहा है। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा काजी फायज ईसा साहब ने इसको वाज़े तौर पर यह बयान किया है कि अगर पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए और ख़ास तौर से जब सेशंस भी चल रहे हों, अगर आपने ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं तो फिर इस पार्लियामेंट को बंद करें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये बड़ा सरकास्टिक रिमार्क्स तो लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हक़ाइक़ की बिल्कुल अक्कासी करता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, से इस सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की तकरीर सुनते सुनते कान पक गए मनीज़ा, मेरे भी आपके भी। लेकिन हर शख्स का, चाहे वो एमएनए है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक्ट इस दावे की नफ़ी करता है। वो कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है, लेकिन काम ऐसे करते हैं जिसकी एक मिसाल इस वक्त मैं और आप अपने सामने लेके बैठे हुए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। पहली बात तो यह कि इसकी फेट अब यह है कि ये 3 रुकनी कमेटी जो होती है, जो लार्जर बेंच की तश्कील देती है, ये मामला उसके सुपुर्द कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा, जिसका तकाजा जो है वो सलमान अकरम राजा ने भी किया था कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर ऑलरेडी ये केस जो है अदालत के सामने है। हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं इस एतबार से, वो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। एक तो ये है कि मैं याद दिला दूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में एक रात में 33 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली में, और जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी हुकूमत इसको इससे इस्तिस्ना नहीं है, सभी ने ये किया है। लेकिन ये वाइल डूइंग दिस वो ख़ुद ही उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो खतूत लिखने का सिलसिला नया शुरू हो गया हाई कोर्ट्स के बीच और इलेक्शन कमीशन के बीच,
मिलने में आपस में क्या एतराज़ है भाई, दोनों ही आईनी इदारे हैं, दोनों की लीडरशिप जो है वो किसी भी एक इशू के ऊपर उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसका कोई अमिकेबल हल करने के लिए आपस में मिल क्यों नहीं लेते? ये अना का मसला क्यों बन जाता है? और ये आप जान रही हैं, जब से वो शेख जस्टिस का ख़त लिखा गया था और उसके बाद से जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं शाहिद मलिक साहब, उनकी जो गुफ्तगू आजकल हम सुन रहे हैं, इस सब ने एक अजीब व गरीब किस्म की कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, जिससे अदलिया और यानी आला अदलिया जो है, जिसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अंडरमाइन हो रही हैं। कोई खूबियाँ बयान नहीं कर रहे हैं, ये उन चीज़ों का जिक्र कर करके ख़ुद अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जिस बैरूनी मदाखलत की वो बात कर रहे हैं वो अब हर एक को समझ आती जा रही है कि वो कहाँ से होती है, कौन करता है और क्यों करता है। बुखारी साहब, आपने कंट्रोवर्सीज की बात की है, तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में हर चीज को मुतनाज़ा बना देने से ही हल निकलते हैं, या ये तसव्वुर पैदा किया जा रहा है कि अगर मुतनाज़ा बनाएंगे तो फिर कोई ना कोई हल निकल आएगा, या तो फिर उस मामले के ऊपर आगे कोई पेशरफ्त हो नहीं पाएगी। इसके अलावा आपने खतूत की भी बात की, इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। इस पर भी ये सवाल किया गया है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं, यानी मामला किसी का और खत कहीं से। वो मैंने आपको कहा भी, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ, आप ठीक कह रही हैं, इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। वो काजी साहब असल में कह ये रहे हैं कि ये हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाने की जो रवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, अदालत को बिल्कुल खुल के फ़ैसला करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, बजाय इसके कि ख़तो किताबत करके एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जाए, जो कि हो रहा है। आप देखिए, एक अदालत में जब आप पेश होते हैं तो वहाँ आपके रवैये कुछ हैं, उस दूसरी अदालत में उसको मुंतकिल कर दिया जाए तो वो रवैये कुछ हैं। अभी ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात है, इसके पस मंज़र में जो एक वाक़या है उसको मेरे ख्याल से बयान करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जो 3 यानी अरकान असम्बली जो है, अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे इस्लामाबाद से, उन तीनों के ख़िलाफ़ इंतखाबी उज़रदारी जो है वो दाखिल थी, और वो केस प्रोसीडिंग के बाद ऑलमोस्ट फैसले की स्टेज पर था, जब अचानक उन तीनों ने कहा कि जी हमें तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के ऊपर एतमाद ही नहीं है, लिहाजा इसको चेंज कर दिया जाए, जो कि चेंज कर भी दिया गया। अब अगर आप एक कोर्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जाते रहेंगे तो फिर तो कभी कोई फैसला होगा ही नहीं। असल में काजी फायज़ ईसा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि बजाय इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ को जनरेट करने के, खुदा के लिए फ़ैसले को, अना को एक तरफ रख के बैठ जाइए, बात कर लें, आप एक दूसरे से मिल लीजिए, एक दूसरे से, कोई ख़राबी नहीं है, कोई अना का मसला नहीं है। एक सवाल उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट उठाया जिसकी तरफ आपकी अभी तक शायद नज़र नहीं गई है, इसलिए कि आप इस्लामाबाद में बैठ के ना कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली सी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, आप इस तरफ इशारा कर रहे होंगे। नहीं, मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा इस हवाले से कि भाई ये ऑर्डिनेंस जो है, पार्लियामेंट ने तो अपना फैसला दे दिया था कानून बना के, ये जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं ये किसकी मर्जी से लाए हैं? ये चुभता हुआ सवाल है ना, आप समझ रही होंगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत बैठी है, रूलिंग पार्टी बैठी है, उसने इलेक्शन एक्ट बनाया है, कानून बना दिए हैं, तो ये उनको अंडू करने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, या उनको तब्दील करने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, भाई ये कौन कह रहा है आपसे लाने के लिए? ये किसकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? इससे ज़्यादा वजाहत करेंगे तो फिर हाथ जलने लग जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो काजी फायज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार जो है ये मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन का है, आर्टिकल 219 सेक्शन सी के तहत, मतलब कैटेगोरिकली स्टेटेड है कि ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। भाई तो फिर आप हुकूमत जो है उसको अपना इसमें पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? समझ रही हैं आप कि नहीं? काजी साहब का ख्याल ये है कि जो कानून इलेक्शन यानी पार्लियामेंट ने बना दिए हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करने की आदत डालें, उनसे उनको अंडू करके ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले की रविश जो है ये आपको ख़त्म करनी होगी, और मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो भी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि अजीब तरह का कंपटीशन भी जारी है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं आपस में हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, एक अजीब व गरीब किस्म का जो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं होता है। चाहे वो 6 जजेस का ख़त लिखना हो, चाहे ये लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद मलिक साहब जो हैं जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से खिताब कर रहे हों या जो भी कर रहे हों, तो ये एक कैंपेन है जिसका मतमा नज़र मुझे 100% तो मालूम नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की आपस की लड़ाई का। ये लड़ाई कितनी देर तक चलेगी, ये लड़ाई किसके फ़ायदे में फाइनली बैठेगी,
ये तो अभी हम तय नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़ाई किसी भी एतबार से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए नहीं है। ये किसी न किसी और काम के लिए, किसी न किसी और की अना की तस्कीन के लिए है, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। आइन के साथ खिलवाड़ जो है वो बंद होना चाहिए। सलीम बुखारी साहब जी, तो फिर क्या हमारा सिस्टम किसी की अना की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए इसी तरफ इशारा कर रहे हैं काजी फायजी साहब, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वालों को पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए, बजाय इसके कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप एक ऑर्डिनेंस ठोक दें। ये आज का मसला नहीं है। ये मैंने जैसा कि कहा आपसे कि जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन सब ने ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया है। और काजी फायजी साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब आप सेशन में हैं, जब आपकी पार्लियामेंट तश्कील पा चुकी है, आप उसमें कानून साजी कर रहे हैं, तो फिर ये ऑर्डिनेंसेस का पंगा ना लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ काजी फायजी साहब कि वो ये मैसेज अपना जो है वाज़े तौर पर मुतल्लिका लोगों तक, मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी सलीम बुखारी साहब, वो आप एक शेर सुनाते हैं, से सुना दीजिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो, ये गालिब का शेर है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब ये इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि ये एक दरबार के शायर का खिताब है शहनशाह वक्त से, और चूंकि तू तड़ाक की बात की थी बादशाह के उस्ताद ने, इसलिए उन्होंने बादशाह को भी तू और तुम ही से खिताब किया है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से ना इस पूरी बात को समाप्त कर दिया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बजट मंजूरी के लिए राब्ते हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जो इख्तलाफात थे क्या वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि मुलाकात जारी है, लेकिन इस मुलाकात में सेटलमेंट होती है या नहीं, इन पर बात कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, कोई हल है इसका? कोई एक दूसरे को मना पाएंगे, या जो एक दूसरे के सामने ऑप्शंस रखी हैं, कौन किस बात पर इत्तेफाक करने जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि दो पार्टियों के बीच, पहले हमने देखा कि पीडीएम के अंदर इन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई थी, उस वक्त भी इख्तलाफात थे, इसलिए कि जब वो ख़त्म हुई 16 माह के बाद गालिबन, तो आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कितने संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और डिसोन किया था उन तमाम फ़ैसलों को जिनके ऊपर पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आया था। तो उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये कि उस वक्त उन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली हाथ झाड़ दिए थे कि हमारा कोई कसूर नहीं, मैं तो एक वजारत चला रहा था, बाकी सारी जिम्मेदारी उनकी थी। अब इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी इंटेलिजेंटली विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। देखिए, वो तमाम उनके लीडर्स जो हैं वो अहम आइनी ओहदों के ऊपर विराजमान हैं। आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हुए हैं, 2 सूबों में उनके वज़ीर गवर्नर लगे हुए हैं। अभी मज़ीद जो उनके तकाज़ों की लिस्ट है वो अगर मैं बयान करने बैठूँ यहाँ तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। मैंने ये सुना है कि जो यानी पंजाब जो है उसके हवाले से सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि डीपीओ और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक के लेवल के लोग जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के लगा दिए जाएं। ये सब कुछ जो है इसलिए नून लीग को बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है और तस्लीम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर यह बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो 45 उनके एमएनएज़ हैं ये लाइफ लाइन है एक तरह से नून लीग की हुकूमत के लिए, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। यही तो हसन मुर्तज़ा भी कहते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी के दोनों विकटों के ऊपर खेलने की बात मैंने की, इससे पहले अगर आपको याद हो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को ये पेशकश की थी कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाइए मरकज़ में, याद है आपको? तो वो तो भला हो महात्मा खान साहब का उन्होंने उठा के ये तजवीज़ जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दी और कहा इनसे बात नहीं करूँगा। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है इस मुलाकात से पहले, जो प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच हो रही है, उसमें भी तकसीम है जी। आधे लोग चाहते हैं कि नून लीग की हुकूमत के साथ चला जाए, वजारतों में शमूलियत इख्तियार की जाए, और कुछ उतनी ही बड़ी तादाद गालिबन जो है वो इसके ख़िलाफ़ है कि जी नून लीग को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें डिच करेगी वगैरह वगैरह, जितने भी उनकी बातें होती हैं। आज की जो मुलाकात है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि एक तो ये कि मुझे ये तवक्को है, मुझे लगता है ऐसा कि इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन तमाम शिकवों का जिक्र करेंगे जो पीडीएम की हुकूमत के दौरान उनको रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी जो है उसकी बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं
ये जो निजकारी का अमल है, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत सीरियस जो रिजर्वेशंस हैं उनकी जो मुलाकात हो रही है, उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग हैं उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनके साथ शीरीन रहमान साहिबा हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं और नवीद कमर हैं। ये तीनों ही बहुत सीनियर लीडर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यकीनी तौर पर इसहाक डार साहब हैं एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, औरंगज़ेब साहब हैं, चूँकि सारे इकॉनमी के इशूज़ इकॉनमी से रिलेटेड हैं, लिहाजा वो भी हैं। कुछ और लोग भी हैं उनकी पार्टी में, लेकिन ये नुमायाँ लोग यही हैं। तो तवक्को ये है कि आज की इस मुलाकात में अब हतमी तौर पर यह फ़ैसला हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार करके एक मखलूत हुकूमत के तौर पर आगे चलने का फ़ैसला करना है या नहीं करना है। फ़ैसला उनको बहरहाल करना पड़ेगा, इसलिए कि तनकीद भी बहुत हो रही है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हो रही है, नून लीग के ऊपर भी हो रही है, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से है, कुछ फ़ैसलों के हवाले से है। लेकिन इस कशमकश को और ज़्यादा गंभीर बना रही है लीडरशिप दोनों साइड की। देखिए, अब एक नई दरफुंतनी जो है वो छोड़ी है हनीफ अब्बासी साहब ने, आपने देख लिया है। उन्होंने तो एक ऐसी दरफुंतनी छोड़ी है, ऐसी दिया सलाई जलाई है कि जनाब हमारे तो बंदे जो हैं वो प्लांटेड हैं पीटीआई की लीडरशिप के अंदर। और ख़ास तौर से उन्होंने रऊफ़ हसन साहब का तज़किरा किया है। उनका ख्याल ये है कि रऊफ़ हसन साहब ने इस बात को तक़वियत पहुँचाई है कि जो पीटीआई है ये फ़ॉरेन फंडिंग पर चलती है, इसलिए कि उन्होंने बानी पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके हैंडलर्स को बताया कि वो अमेरिका में है और ये कि वो सेल्फ फाइनेंस करते हैं, हम उनको पैसे भी नहीं देते, उनके पास पैसे खुद ही कहीं से आ जाते हैं। तो उसका ख्याल ये है कि उन्होंने हमारा काम किया है। ये खालिस्तान एक दरफुंतनी है। लेकिन इसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल जो है वो भी आया। लेकिन पहले हम बात कर लें कि हनीफ अब्बासी साहब ने और क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं ये अब जाके पीटीआई की गोद में बैठ गए हैं, लेकिन उनको ये चाहिए था कि जिस किस्म के इल्ज़ामात पीटीआई उन पर, उनकी लीडरशिप के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर लगाती रही है, कम से कम खान साहब से माफ़ी तो मंगवा लेते हैं उसके लिए। वो दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जी पीटीआई के जो बानी हैं क्या वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन्हें जेल से बाहर आता नहीं देख रहा हूँ। और ख़ास तौर से उन्होंने हवाला दिया कि उनके ऊपर जो तोशाखाना केस 2 जो इस वक्त प्रोसेस में है वो बानी पीटीआई के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी हैरान कुन और परेशान कुन होगा। अब इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए देखिए उनकी क़यादत की तरफ से जो है वो उनके रहनुमा जो है हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपका जो इक़्तिदार है, जो आपने हुकूमत बनाई हुई है, ये हमारी मरहून मिन्नत है। हम आपकी हुकूमत की लाइफ लाइन है। अगर हम अपने 45 बंदे विड्रॉ कर लें तो यू आर नाइदर हेयर नॉर देयर। वो कहते हैं कि जी सर सख्त बातें भी की, ये भी बोला कि आप अडियाला जेल में होंगे। और फिर उसका जो जवाब आया मोहसिन शाह नवाज साहब की तरफ से, तो ये इख्तिलाफात बड़े संगीन होते जा रहे हैं। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि ये जब दो पार्टियों के बीच इस तरह के बयानात की जंग शुरू हो जाती है तो इससे दूरियां बढ़ती हैं, कुर्बत नहीं आती है कभी भी। जो अपने हसन मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम आपसे अलहदा हो जाएं या आपको डिसोन कर दें तो आपकी क़यादत जो है वो जेल में जाएगी, सारी की सारी अडियाला जेल में जाएगी। उस पर जो है वो अपने, और उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि हनीफ अब्बासी जैसे लोगों की गुफ्तगू है जो है उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए पार्टी लीडरशिप को। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब की जो आपने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम तो जेल जाएंगे, आपने कह दिया कि हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे हमारे साथ आप भी सारे, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी हमारे साथ जो है वो जेल में जाएगी। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मिर्च मसाले वाले बयानात देकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब बयानात इस नौइयत के आने शुरू हो जाते हैं तो फिर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हैं। ताहम असल बात यह है जो मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बहैसियत को चेयरपर्सन और बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नून लीग के साथ मुफाहमत के सबसे बड़े दाई हैं। उनका ख्याल ये है कि जितनी आसान इक्वेशन या मखलूत हुकूमत नून लीग के साथ बन सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका आज पहली दफ़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए जब वो पीडीएम में थे, जब वो पीडीएम ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद जब वो मखलूक हुकूमत का हिस्सा रहे और अब भी जब से इलेक्शन हुए हैं
उनकी ज़बान में तलखी है, उनके लहजे में तलखी है, और वो नून लीग के साथ बयानात जारी करते हुए किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं करते। क्या इस किस्म के बयानबाजी के माहौल में कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वो आपस में मिलकर एक मखलूत हुकूमत बना के पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जिनमें इकॉनमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें आपके जो डोनर कंट्रीज़ हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी हर मुश्किल वक्त में मदद करते थे और जिन्होंने हाथ खींचा हुआ है, क्या आप उनको अपनी हुकूमत के बलबूते पर, उसकी स्टेबिलिटी के बलबूते पर दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं कि वो आपके साथ शामिल हो जाएं? ये हैं वो चैलेंजेस जो इस वक्त नून लीग को तो बहरहाल लाहक हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी भी उसमें एक्सेप्शन है। जी सलीम बुखारी साहब, ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है और जहां पर एतमाद ना हो वहां पर खोखले रिश्ते होते हैं, लेकिन यहाँ तो हुकूमत बनी हुई है। तो पूछना चाहूंगी कि आपका सहाफत में बहुत वसी तजुर्बा है, आपको क्या लगता है कौन किसके लिए मजबूरी है इसमें? देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी आप मखलूत हुकूमत की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी शामिल होता है उसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ उसके अपने तकाजे होते हैं। तो पॉलिटिक्स के बारे में चूँकि फार्मूला यही है कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ कम्प्रोमाइज़, देयर इज़ नथिंग फाइनली सेड इन पॉलिटिक्स। तो इसलिए ये तलखियाँ हिस्सा है। बुखारी साहब, ये कॉम्प्रोमाइज़ की गेम है, लेकिन अब देखना ये है कि इन जमातों का ऊन किस करवट बैठता है। क्या ये दोनों जमातें मिलकर मुफाहमत करती हैं और इकट्ठे बैठती हैं मुल्की मुफाद के लिए? तो ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, होप सो कि बहुत जल्दी पता चलेगा। ज़राए से ये खबर मौसूल हो रही है कि जो मुलाकात बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान जारी थी वो ख़त्म हो गई है और बिलावल भुट्टो ने बजट में ताउन के हवाले से यकीन दहानी करवा दी है। यानी जो थोड़ी बहुत जहां लग रहा था कि इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। लेकिन सलीम बुखारी साहब इस पर ज़्यादा बेहतर कमेंट करेंगे। बुखारी साहब क्या कहते हैं? मैंने पहले भी कहा था, आपको याद हो जब हम सेगमेंट में इसकी बात कर रहे थे कि ये दरफुंतरियाँ छोड़ी जाती हैं दोनों तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली दोनों हाथ जो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो ये जो ज़राए से हम खबर सुन रहे हैं इसमें भी यही रास्ता है कि अब अगला जो स्टेप होगा, ये तो बजट के ताउन की बात कर रहे हैं ना हम, इससे बाद फिर ये हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगे, यानी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो वजारतें भी ले लेंगे। मुझे यूँ लगता है कि आज इसकी भी राह हमवार हो गई है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, ये जो वजारतें हैं ये वफाक में भी ली जाएंगी और पंजाब में भी ली जाएंगी, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एडजस्टमेंट तो फिर हर जगह होती है जब आप कोलिशन पार्टनर बन जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या नून लीग सिंध में भी मांगेगी? देखिए, मेरा ख्याल है सिंध में चूँकि उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, यही हाल एक वक्त में पीपल्स पार्टी का भी था, अगर आपको याद हो, पंजाब के हवाले से भी और मरकज़ के हवाले से भी, लेकिन ये सूरत हाल बदलती रहती है। लिहाजा इसके ऊपर मेरे ख्याल से जब और चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, तफसील हमारे सामने आएंगी, तो फिर इसके ऊपर समझ गए। सलीम बुखारी साहब, आलमी मंजरनामे पर जरा आ जाते हैं और देख लेते हैं गजा में जो सूरत हाल जारी है उस पर एक बड़ी हैरत अंगेज स्टेटमेंट सामने आ रही है और ये स्टेटमेंट दी जा रही है तर्जुमान इसराइली फौज की तरफ से। वो ये कहते हैं कि हमास एक नजरिया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, यानी शिकस्त तस्लीम हो रही है। देखिए, मैं ज़रा मेरे ख्याल से नाज़रीन को इसके बारे में थोड़ा सा जो इबहाम है वो दूर करने की ज़रूरत है। एक तो ये याद रखिए कि हमेशा से न सिर्फ इसराइल बल्कि उसके जो हवारी हैं, उसके जो इत्तेहादी हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो सब जो हैं वो हमास को, हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा हवा बना के पेश करते हैं ताकि उनके पास इस कत्ल व गारत का, इस खूरेजी का, इस नस्ल कुशी का जवाब पैदा हो जाए। यानी मैं बिल्कुल आपको उनकी इंटेंशन बता रहा हूँ कि सहूनी जो माइंड सेट है वो कैसे ऑपरेट करता है। अगर वो ये कहें कि नहीं जी हमास तो कुछ भी नहीं है और हम तो वैसे ही बंदे मारे जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा क्या लगेगा आपको? क्या कोई जस्टिफिकेशन लगेगी आपको उनके इन सारे इक़दाम की? लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि ग्लोरीफाई करके बताएं कि जनाब ये जो है हमास और हिजबुल्लाह ये हमारे लिए सिर्फ इतना नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए वो इस किस्म की खूरेजी और इस किस्म की नस्ल कुशी का जुर्म जो है वो करने के बाद दे गेट स्कॉट फ्री। तो एक तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वजाहत की बहुत ज़रूरत थी। यकीनी तौर पर हमास एक सोच का नाम है, हमास एक ज़मीनी हकीकत है जिसको तस्लीम किए बगैर नहीं रहा जा सकता। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो कि ये हमास जो है बाकायदा इलेक्शन करवा के इलेक्शन जीत चुकी है गज़ा की पट्टी में और उसके पास राइट ऑफ रूल भी था, लेकिन वो फिर बाद में जिस तरह की साजिशें हुई,
जिस तरह की जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो हिस्सा बनी गैर मुल्की साजिशों की, वो एक तवील बहस अलहदा है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सामने दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ख़ुद इसराइल के अंदर जो लीडरशिप है नेतन्याहू साहब की क़यादत में, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और बहुत सीरियस क्रैक्स आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो वॉर कैबिनेट बनाई थी उन्होंने 6 रुकनी, उसके 2 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया है बिकॉज ऑफ नेतन्याहूज़ पॉलिसीज़। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ख़ुद उनकी जो हिरार्की है उसके अंदर भी ये सोच पैदा हो रही है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म जो है उनका इर्तिकाब किया जा रहा है और इनको किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये हमने इससे स्टेट और फौज के दरमियान इस वक्त एक क्लैश आ चुका है। जी जी बिल्कुल, इसके मैं दो राय नहीं है इसके बारे में कि जो नेतन्याहू की हिकमत अमली है, जिसको आप ये कहें कि जो सहूनी जो माइंडसेट है उसकी अक्कास है, वो एक सोच है। दूसरी सोच ये है जिसके तहत आप देखें पूरे इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, नेतन्याहू के इस्तीफ़े के मुतालबे हो रहे हैं और कैदियों की जो रिहाई है या यरगमालियों की जो रिहाई है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के तकाज़े हो रहे हैं। तो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, हुकूमत के एक्शंस के ख़िलाफ़ इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोप में और अमेरिका में ख़ास तौर से जो उनके अहलकार हैं, यानी जो उनके वज़रा हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब किसी भी जगह बैठ के किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में बात करते हैं तो वहाँ किस शिद्दत के साथ आपको पता है प्रो फ़लस्तीन मुजाहरे होते हैं, प्रो फ़लस्तीन आवाज़ें उठाई जाती हैं, किस तरीके से बहुत शर्मिंदा होकर उनको घरों को लौटना पड़ रहा है। जो आखिरी कील ठोकी गई इसराइल के सहूनी माइंडसेट में वो थी जब जामियात जो हैं, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनमें आपने देखा कि किस तरीके की फ़लस्तीनियों के हक़ में हमायत जो है वो हमारे सामने आ रही है। इस वक्त भी अमेरिका की ऑलमोस्ट तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें प्रो फ़लस्तीनियन मुजाहरे हो रहे हैं और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के मुतालबे हो रहे हैं। पहले भी मैं और आप बता चुके हैं अपने नाज़रीन को कि हत्ता कि जो अमेरिका में बसने वाले ज्यूज़ हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था जिसमें 1 लाख के करीब लोग जो है उन्होंने शिरकत की थी। तो ये जो इंटरनेशनल ओपिनियन बदल रही है इसराइल के बारे में, मेरे ख्याल से वहाँ के जो लोग जिनके पास यानी जिसे आप कहें कि बैलेंस माइंड के लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इसराइल का घेरा तंग हो रहा है, इसराइल जो है वो अपनी अहमियत खोता जा रहा है, तंग हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं सलीम बुखारी साहब, वक्त की कमी है तो माजरत के साथ मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, लेकिन दुनिया भर से फ़लस्तीनियों को हिमायत हासिल हो रही है और ये एक तरह से कामयाबी है कि ये पैगाम, ये जो एहतजाज किया गया वो अब कामयाबी बढ़ रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने के बाद।